नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम ऐसी सर्विसेज आपको ऐसी क्लासेस वो चीजें देते हैं जो सरकारी दफ्तर में आपको जगह देती हैं। आज बात कर रहे हैं सरकारी दफ्तर दफ्तर के सबसे बड़े महकमे की बात करते हैं और ऐसी बात करते हैं जो भारत के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम में से नंबर 1 पर आता है। बात करते हैं यूपीएससी का सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले बता दूं यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ एग्जाम कंडक्ट करवाने का काम करती है। एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाती बल्कि भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट्स, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस सबके लिए वो एग्जाम से लेके इंटरव्यू तक की वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। और ऐसी बॉडीज का नाम लेते हुए हर एक युवा के अंदर प्राउड फील होता है। जी, बात कर रहे हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और जिसके एग्जाम होता है, एक एग्जाम का नाम है सीएसई यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम है। और उस पर बात करते हैं आज, जो अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं या फिर हमारे आजू बाजू में लोग समाज समाज के लोग कहते हैं कि क्या तुम कभी कलेक्टर बनोगे। तो क्या तुम कलेक्टर बन चुके हो या क्या कभी कलेक्टर बनने के सपने देख रहे हो। उन तमाम सारी की सारी बातों का एक ही उत्तर आता है यूपीएससी का एग्जाम, जो आता है सीएसई का एग्जाम। अब बात करते हैं उसे, एक कलेक्टर ही नहीं बनते, एक एग्जाम के थ्रू आप कई ऐसी सर्विसेज है जिस पर आप क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। शर्त यह है कि आपकी रैंक क्या होगी। अब बात कर रहे हैं, अगर यूपीएससी सीएससी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो जग जाहिर सी बात है कि ऐसा एग्जाम है वो टफ और नहीं टफेस्ट एग्जाम है। और बात करते हैं जब एग्जाम में क्या आने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, जो कहते हैं सूर्य के नीचे और आसमान के नीचे जो जो चीजें हैं ना, वो सारे की सारी पूछी जाती है। अब मन में ये भी सवाल उठते हैं कि क्या ये ग्रेजुएशन करने वाला बालक क्या उन तमाम चीजों को पढ़ पाएगा। तो जवाब है हाँ, पढ़ पाएगा। शर्त यह है कि उसके मन में इच्छा शक्ति जरूरी होनी चाहिए। अगर किसी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है तो वो हर मुकाम हासिल कर सकता है जो वो ख्वाब देखता है। तो ख्वाब की घड़ी को हम ज्यादा दूर नहीं करेंगे। आज बात कर रहे हैं उस एग्जाम के बारे में। ये जो बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए एक प्रेरणादायक वीडियो रहेगा और साथ साथ में वो सीखेंगे कैसे एग्जाम होता है और क्या क्या मुझे पढ़ना होगा और कहाँ कहाँ मंजिल में कैसे कैसे मुझे गुजरना होगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं बहुत कुछ किफायती और बहुत ही बेहतरीन आपको बातें बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं एक सेशन को, जो बहुत ही महान सेशन होगा, जो आपके करियर को बदल देगा। शुरू करते हैं यूपीएससी के बारे में। ये है आपके सामने यूपीएससी का एग्जाम। अगर यूपीएससी एग्जाम अगर कंडक्ट करवाता है, अगर यूपीएससी के एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है इस बॉडी में। तो उसकी बात करते हैं, दो एग्जाम होते हैं। एक का नाम होता है सिविल सर्विस एग्जाम, जिसको बोलते हैं सीएसई। क्या बोलते हैं उसको? सीएसई बोलते हैं उसको। सीएसई का मतलब होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। उसी का भाई होता है एक और, जिसको बोलते हैं एफएसई, जिसका पूरा नाम होता है फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। यानी कि यूपीएससी का पेपर आप दो दे सकते हो उसी टाइम में। और एक का नाम है सीएसई, दूसरा नाम फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। आज हम जो बातें कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सीएसई यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और अब क्या होता है इसके दोनों के बीच में डिफरेंस, वो भी मैं बता रहा हूं। शुरू करते हैं इसको आगे। बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो यूपीएससी के सीएसई एग्जाम होता है, यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, एग्जामिनेशन होते हैं। उस एग्जाम में क्या होता है, उसकी सर्विस का जो पोर्टफोलियो होता है, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा चीजों के लिए। जब आपके सीएससी के एग्जाम देते हो तो आपके पास टोटल मिला के 23 ऐसे पोर्टफोलियोज मिलते हैं जिसमें आप काम करते हो। यानी आप अगर यूं समझिए कि भारत की सरकार के पास जो नुमाइंदे होते हैं, जो उसकी रूपरेखा बनाते हैं, योजनाओं को तैयार करते हैं, उनके ढांचों को तैयार करते हैं, उस ढांचों को तैयार करने वाले को बोला जाता है ब्यूरोक्रेट्स। उन ब्यूरोक्रेट्स को क्या कौन बनाता है? ये यूपीएससी का एग्जाम उनको तैयार करता है उनके लिए। और वो क्रीम जो भारत की एक अच्छी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए तैयार करते हैं, ये इन टोटल मिला के 23 सर्विसेज में होती है। उन 23 अगर हमारा सर्विसेज होती है, उसमें से कुछ काउंट करके मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको 23 है। इससे पहले वाले अगर बात कीजिए तो 21 ही सर्विसेज आती थी। अब बढ़ा के 2000 अगर 25 की बात करें तो 23 सर्विसेज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि इंडियन रेलवे में
एक डिफाइन था लेकिन 2 और ऐड कर दिया गया, अलग-अलग पोर्टफोलियोज दे दिए गए। खैर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या आईएएस बनेगा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, दूसरी है इंडियन फॉरेन सर्विस, तीसरी इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आईपीएस बोलते हैं आप। इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट है ट्रैफिक में, पर्सनल में, अकाउंट्स में, इंडियन रेलवे है प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज में है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आईआरएस, जिसको कभी आपने सुना होगा केजरीवाल उसमें आईआरएस थे। इसके अलावा बात करते हैं इंडियन ट्रेड सर्विसेज में, बात करें आर्म फोर्स हेडक्वार्टर्स में, बात करते हैं दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में, सिविल सर्विसेज में इसमें बात करते हैं। इसके अलावा दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप एंड इसके बारे में बात करेंगे। पुलिस सर्विस में बात करते हैं इसमें, और इसमें पौंडीचेरी सिविल सर्विस है और पौंडीचेरी सिविल पुलिस में बात करेंगे। इस तरह से टोटल मिला के 23 ऐसी सर्विसेज है जहां पर आप नौकरी करोगे। अब ये बोलोगे कौन सी नौकरी मुझे कब आएगी, तो ये आपके नंबर और आपके मेरिट पे तय होता है। यानी सारी की सारी चीज किस पे तय होती है, आपके जितने नंबर अच्छे आते हैं उतने ही आपके पास चॉइस बढ़ती है। अमूमन कहा जाता है सबसे ऊपर की जो चॉइस होती है वो आईएएस की होती है, जो लोग अमूमन भरते हैं। आईएएस के बाद में दूसरा कोई बढ़ते हैं तो आईपीएस का बढ़ते हैं। इसके अलावा अलग अलग सर्विसेज में काम चलता रहता है। ठीक है, ये सारी की सारी किसी भी चीजों में बस तय करता है कि आपकी रैंक क्या होती है। जिसकी सबसे अच्छी रैंक होती है वो सबसे उसको ऊपर जो चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जिसकी रैंक थोड़े नीचे होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको सर्विस करने का मौका मिलेगा। ये टोटल मिला के 23 सर्विसेज हैं, इस बात को याद रखना। इन 23 सर्विस में से आप काम करते हो, अपनी अच्छी और बेहतरीन भूमिका निभाते हो जब आप नौकरी लग जाते हो। बात करते हैं इसके अलावा यूपीएससी जो एग्जाम का जो पैटर्न है, अब ये जानना बहुत 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 जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि एग्जाम तो देंगे लेकिन ये बात कब देंगे और कैसे देंगे और क्या एग्जाम होता है। मैं आपको चीज बता दूं, ये यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है आपको दिखाई दे रहा है, इसमें होता है सबसे पहले बात करते हैं सीएससी प्रीलिम्स होते हैं। इसमें आपको प्रीलिम्स होते हैं। प्रीलिम्स का मतलब होता है जब प्रीलिम्स आप पास कर देते हो तो आपके पास मेंस के लिए आप क्या क्वालिफाई कर देते हो। ये क्वालिफाई का राउंड की बात करते हैं, यहाँ की कट ऑफ होनी जरूरी है। मैं आपको वो भी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जब सीए से अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो उसके बाद में आप मेंस में आते हो। जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस के सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 9 सब्जेक्ट ये कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप मेंस के सब्जेक्ट में जाते हो तो 9 ऐसे महान पहाड़ों के बीच से गुजरना होगा और उसे लक्ष्य को पार करना ही करना होगा। और कहते हैं 9 का 9 पेपर ऐसे होते हैं जो आपको वो तमाम सारे विश्व में होने वाली घटनाओं से लेकर विश्व में हो चुकी घटनाओं और होने वाली घटनाओं के बारे में जिक्र होता है। क्लियर है। इसके अलावा जब आपके पास ये मेंस का पेपर क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है। तो इसमें यह कहा जाता है जो 9 पेपर होता है, मैं वो पहले इस चीज को काउंट करा लेता हूँ। ठीक है, ये 9 पेपर के बारे में इसके बारे में बात करूंगा। ये पेपर 2 होते हैं, पहले तो सुन लीजिए। प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं साहब। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। इन दोनों पेपरों की खासियत है, मैं आपको खासियत इसके जस्ट अगले वाले पेज में बता दूं, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए मेंस के बारे में। मेंस में ये 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों लैंग्वेज पेपर होते हैं। ये इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग। मैं इसकी भी बात करूं क्वालिफाइंग, यानी जब आप प्रीलिम्स पार कर लेते हो तब जाके ये पेपर दे सकते हो। ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं। इन क्वालिफाइंग नेचर के पेपर के बाद में आपके होते हैं ऐसे पेपर, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ये मेन स्ट्रीम के टोटल मिला के ये कितने पेपर होंगे साहब, ये 5 पेपर हो गए आपके। और इसके अलावा ये कितने होंगे साहब, ये 2 पेपर हो गए। इसके अलावा ऑप्शनल के पेपर 1, ऑप्शनल के पेपर 2, यानी कोई भी आप सब्जेक्ट चुनोगे तो ये 2 पेपर ये हो जाएंगे। तो टोटल मिला के आपके कितने पेपर होंगे साहब, 9 पेपर। आप जब मेंस में उतरते हो तो आपको कितने पेपर देने पड़ेंगे, 9 पेपर होंगे। लेकिन 9 पेपर के बीच में भी कुछ पेच अड़े होते हैं, वो पेच भी आपके साथ सोल्व करूंगा मैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी आपके पास फॉर्म आता है तो हम सबसे पहले पेपर देते हैं, उसको बोलते हैं प्रीलिम्स। ये पहली बात होती है दुनिया में, लिखते हैं कि प्रीलिम्स लिखने के बाद होने के बाद में जब कहते हैं मैंने मेंस लिखा है, आपने सुना होगा प्रीलिम्स को मैंने एग्जाम दिया है और मेंस लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। प्रीलिम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और जो मेंस के होते हैं वो डिस्क्रिप्शन यानी डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको
लंबा लेंथ लिखना होगा राइटिंग में, ये सब चीजें आपको तय करेगा। इसके दोनों ही माध्यम में आप पेपर दे सकते हो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दे सकते हो। अब बात सुनिए, और सीएसई प्रीलिम्स की अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स को बोले जो आपके सबसे पहले पेपर आप देते हो जिसको क्वालिफाई नेचर होता है, उसमें क्या होता है, उसका सीन क्या होता है। सबसे पहले ये होता है कि जीके और जीएस का पेपर वन होता है। जीके और जीएस कैसे वाले जीके और जीएस, ये पहले तुम लिख देता हूँ। 200 मार्क्स का होता है साहब, कितने, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 200 मार्क्स में आपके पास 2 आवर्स आपको मिलता है पेपर करने के लिए, ठीक है, याद रहेगा आपको। और इसके पास टोटल में आगे कितने होते हैं, 100 आपके पास एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ये 100 एमसीक्यू का आपके पास में 200 क्वेश्चन का होता है। शर्त ये होती है साहब, ये पेपर आपके पास में पास करना होगा, लेकिन इसके साथ साथ पेपर टू एक सी सेट जिसको बोलते हैं पेपर टू सी सेट होता है। दो पेपर हो गए। ये दूसरा पेपर के अंदर ये चीज आती है जो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश वाले पैराग्राफ वगैरह वो चीज आती है। इसके अलावा ये सारी चीजें वो चीज आती है जो इसके ही साथ जुड़ी हुई है, साथ साथ में रीजनिंग भी होती है, थोड़ी मैथ्स भी होती है। इन चीजों को लेके जनरल मेंटेलिटी होती है क्लास 10 तक की चीजों में। ये टोटल मिला के ये भी साहब कितना नंबर होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। मैं दोनों क्यों लिख रहा हूं इसका भी कारण दूंगा। इसके साथ साथ कितने क्वेश्चन होते हैं, 80 एमसीक्यूज होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको कितने आवर मिलेंगे, वही 2 घंटे आपको मिलेंगे। 2 घंटे में आपको यह पेपर देना होगा। तो साहब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्वालिफाइंग कैसे है, तो मैं आपको चीज थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर ये वाला पेपर टू है, इसमें आपको बोला जाता है कि आपने अगर 33% आपने अंक ले लिए तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाओगे। क्या कर दोगे, क्वालिफाई कर लोगे। अब आपके पास ये चीज क्वालिफाई तो मैं इसको कर लूंगा, क्या इसको भी हो सकता है ये पॉसिबल, ये इसमें पे चढ़ जाता है। ये जो पेपर है इसमें पेच अड़ जाता है। इसमें पेच कैसे अड़ जाता है मैं वो समझाता हूं आपको। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, देखिए इसमें टोटल मिला के मान लीजिए एक बार में 10 लाख लोगों ने पेपर दिया। इस बार कितने लोगों ने, 10 लाख लोगों ने पेपर दिया इसका, यूपीएससी का सीएससी का पेपर देंगे। उस 10 लाख में से उनको पता है कि मेंस में कितने बच्चे लेने हैं। टोटल मिला के इस बार की मान लीजिए 9, मान लीजिए क्या ये है ही वैकेंसी, 979 वैकेंसी है ये, राइट। 979 वैकेंसी को निकालने के लिए उनको बोलते हैं कि मेरे पास उसका 100 गुना या 10 गुना 50 गुना इस तरह से अपना सोच रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरे पास में अगर मान लीजिए 10 गुना नहीं होगा, 20 गुना 30 गुना लेते हैं, तो वो कहते हैं 30,000 बच्चे लेंगे, ठीक है। वो 30,000 बच्चे लेंगे तो मान लीजिए 30,000 बच्चे यहाँ से इन्होंने ले लिए। बचे हुए कितने हैं, 9,70,000 बच्चे को क्या करना है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है। अब कैसे डिस्क्वालीफाई होगा साहब, अब आपने पेपर दिया मान लीजिए 200 नंबर का, ठीक है। इसमें से मान लीजिए एक जो 30,000 रैंक है, कितनी, ये 30,000 रैंक है, वहां तक का किसी बच्चे ने किया है कितने नंबर तक, 200 में से मान लीजिए 160 नंबर तक, तो वो हो सकता है। लेकिन इस बार का आंकड़ा अगर मैं बोलूं जैसे पिछली बार के आंकड़े में, तो ये अमूमन ऐसा होता है 90 और 100, 80 भी चला जाता है। 90 और 100 के बीच में जो नंबर आते हैं वो चले जाते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। ये तो 33% होना जरूरी है, ये तो ठीक है भाई साहब, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 200 नंबर के क्वेश्चन है, मुझे 33% आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसमें बोला जाता है नहीं नहीं भाई साहब, आपको नंबर मेरिट किसके आधार पर आएगा, उन स्टूडेंट की, यानी कि अगर मेरिट ये ऊपर नीचे भी जा सकती है। जैसे मान लीजिए पेपर थोड़ा सा इजी आया और 10 लाख लोग देखने वाले पेपर है, तो ये पेपर मान लीजिए 120 भी चली जा सकती है। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आता है, इस बात को याद रखना इस बात के लिए। तो ये मेरिट आपकी 90 और 100 के बीच में अमूमन अमूमन रह जाती है। तो अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इसका डर मत पैदा करिए कि भाई बहुत ज्यादा कोई 190 192 में मेरिट जाती है, नहीं। ओनली 90 और 100 के बीच में अगर मेरिट आती है तो आप उसमें क्या कर दो, प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाई कर लेते हो। प्रीलिम्स का मतलब प्री क्वालिफाई कर लेते हो, राइट। जब ये प्री क्वालिफाई कर लेते हो इस नेचर में, तब जाते हैं हम किस में, मेंस में। अब आते हैं मेंस की कहानी में। ये है मेंस की कहानी। इस मेंस की कहानी को अगर बात की जाए तो ये है मेंस के अंदर दो डिस्क्रिप्टिव टाइप के पेपर, यानी कि आपको लिखना होगा। इस लिखने की कहानी में क्या क्या चीज है जी, अब मैं बता देता हूं। इसमें पेपर है दो, है लैंग्वेज एक, वन एक जो ये लैंग्वेज दो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ, दो भाषाएं लिखनी है। एक भाषा जिसकी मैंडेटरी आपके पास मिलेगी ही मिलेगी, आपको देनी ही देनी पड़ेगी, वो है इंग्लिश। इंग्लिश हो गई। दूसरी कोई भी लैंग्वेज आप अपनी भारतीय भाषा ले सकते हो, कोई हिंदी लेने वाला हिंदी ले सकता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ ले सकता है। इस तरह से आप दूसरी भाषा आप चूज कर सकते हो, राइट।
इन दोनों भाषाओं के अंदर बात की जाए, उनमें दोनों ही 300-300 नंबर के आते हैं। 300 मार्क्स के नंबर है, 3 आवर्स का पेपर होता है, और यही 300 मार्क्स का नंबर है, और यही 3 आवर्स इनको भी मिलते हैं। ठीक है, 3 घंटे में डिस्क्रिप्टिव लिखना है। इसके अंदर भी क्या है, टू एम टू पीपल, ये क्या बोला गया है, इसमें लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। आपको कंप्रिहेंसिव लिखना पड़ेगा, फर्स्ट पैसेज है, और उसके बाद प्रेसाइज राइटिंग है, और इसके बाद यूजेज ऑफ वोकेबुलरी है, और शॉर्ट एसेज है। इनको चीजों को लिखते हुए सेम एज इट इज इसके अंदर भी आ जाता है। और ये दोनों को बात की जाए, इसको और इसको, इन दोनों को पेपर देने के बाद में ये कहा जाता है कि इसको क्वालिफाई करना होता है, इसका 25%, यानी 25% इसका क्या होना, क्वालिफाई करना पड़ेगा। 25% इसमें आने नंबर चाहिए। क्यों आने चाहिए ये भी बताता हूँ। अगर आपके 25% आपके नहीं आते हैं, तो आपकी मेंस की जो कॉपी होती है, जो मेन कॉपी होती है, वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो हमारा ये बैरियर आ गया साहब, ये क्या आ गया, हमारा एक बैरियर आ गया। और बैरियर क्या कहता है, 25% आपको इसमें अंक चाहिए। किसमें, क्वालिफाइंग पेपर में, ये सर इसमें दोनों लैंग्वेज है, एक इंग्लिश मैंडेटरी और दूसरी आप चूज करोगे। याद रहेगा आपको। चलिए, ये पेपर पहले वाला क्लियर हो गया है। मेंस की पहली कहानी शुरू हो गई, और पहली कहानी में 2 पेपर आ गए, जिसको क्वालिफाइंग बोलते हैं। 25% चाहिए, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उस गणित में, उसमें बात करते हैं। सबसे पहले बात कीजिए पेपर 1। जैसे मान लीजिए मैंने बोला नंबर 1 लीजिए पेपर, ठीक है, 2 पेपर हो चुके हैं। ये मान लीजिए तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर कौन सा है, ये ऐसे पेपर होगा। इसको ऐसे पेपर बोलते हैं, कि ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, पेपर 1 बोल सकते हैं इसको। ऐसे पेपर का मतलब यहां पर आपको ऐसे लिखने होंगे, और ऐसे कैसे लिखने होंगे मैं वो बताता हूं। इसमें आपके पास में बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि अलग अलग आइडियाज के उसमें आते हैं, कि इसके बारे में लिखिए। जैसे मान लो कोविड में आया, तो कोविड की इसमें आप होते तो क्या हो सकता था, इन चीजों को लेते हुए आपको क्या लिखना है, इससे लिखना है। और इसके कितने नंबर होते हैं साहब, ये पेपर होता है 250 मार्क्स का। यहां कहानी शुरू हो जाती है आपके नंबर क्या होने में, ऐड होने में। जिस नंबर की कहानी जोड़ रहे हो ना, वो ऐड होने में यही कहानी हो जाती है। 250 मार्क्स हो गए। ये 250 में से मार्क्स आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते हो 150 नंबर भी आते हैं, तो मैं कहता हूं आप बहुत अच्छे स्कोर में हो, बहुत ही अच्छे स्कोर में हो। तो क्योंकि वहां पर अगर उसकी कॉपी चेक होती है, तो एक एक चीजों को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है। इसके लिए आप प्रैक्टिस भी करते हो। कोई ऐसा होता है कि एक दिन में जाके पेपर देना शुरू करते हो और यूपीएससी हो जाए, तो ऐसा लगभग लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे पेपर पेपर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। 250 नंबर का हमारा काम चला गया, क्योंकि जो पहले वाले 2 पेपर थे वो क्वालिफाइंग नेचर के थे, तो उसके नंबर ऐड नहीं होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये सीएसई जीएस पेपर आ गया। अब क्या आ गया साहब, जीएस पेपर। तो जीएस पेपर 1 है। इस पेपर 1 में क्या आता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये बात तो हो गई एक बार। चलो, दूसरा जीएस पेपर 2 आता है। वो क्या आता है साहब, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, इसका भी आएगा। जीएस 3 का पेपर होता है, उसमें आता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तीसरा पेपर होता है। और जीएस का चौथा पेपर होता है, वो होता है एथिक्स का, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का। यानी 4 पेपर होते हैं, वो 4 दिन अलग अलग होंगे, अलग अलग डेज होंगे। अलग अलग डेज में आपको पेपर होंगे, ये सारे के सारे हर दिन अलग अलग चलती है कहानी। तो मैंने 3 पेपर हो गए मान लीजिए, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है। ये किसका चल रहे हैं साहब, ये मेंस के चल रहे हैं। लेकिन पहले 2 लगे नहीं। अब सुनिए बात, ये 250 मार्क्स हमारे पास पहले आ चुके थे, कितने, 250 मार्क्स। और ये कितने होंगे, 250 मार्क्स इनटू कितने पेपर है, 4, कितने होंगे, 1000 मार्क्स। आ जाओ साहब, इस 1000 मार्क्स में, ये आपको दिखाई दे रहा है ना आपको, इन पेपर्स में आपके पास में कितने 1000 मार्क्स होंगे। 1000 मार्क्स इसमें होंगे, प्लस में ये टोटल हो गए कितने, 1250 मार्क्स। ठीक है, याद रहेगा आपको। ये 1250 मार्क्स हो गए। मैं आगे जाके आपको ये बताऊंगा कि इतने मार्क्स में आपको कितने चाहिए, जो आप उसमें काम निकाल सकते हो, और आपका काम हो जाएगा। चलिए, ये सारे पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 जीएस के हो गए जनरल। इसके अलावा
जीएस में मैंने सब्जेक्ट में इसके साथ-साथ मैंने ये भी बता दिया क्या-क्या चीज़ आने वाली है, वो भी बता दिया। डिटेल बहुत लंबी है, उसको आप चाहो तो नोटिफिकेशन हमारा एडोग्राम क्लासेस के उस टेलीग्राम पर आपको ये डाल देंगे, तो आप उसमें भी देख सकते हो। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाता है, आप उसको भी देख सकते हो। खैर, सीएस का मेंस की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक और क्या, पेपर 7 हो चुके थे। अब बात करते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब आपको मैं बता दूं कि वो सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वो कैंडिडेट पे छोड़ते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो। और ये पेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कैसे है वो चीजें मैं क्लियर क्लियर करता हूँ। क्लियर ये करता हूँ कि सबसे पहले ये जब आप और पेपर तो देते हो, ये तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, ये होंगे ही होंगे। बाई चॉइस होते हैं वो दो सब्जेक्ट, आपके पास दो ऑप्शनल पेपर होते हैं। उस वक्त आपने मान लीजिए आपने बीए कर रखी है, और बीए में आपके पास में कौन सा है, मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स है, ठीक है, आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स है। तो आप हिस्ट्री ऑनर्स है तो आपको बहुत सहूलियत रहेगी अगर आप क्या ले लोगे, ऑप्शनल में हिस्ट्री ले लोगे। लेकिन आप मान लीजिए आपने क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है और एमएससी कर रही है, किसमें, केमिस्ट्री में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, ऑप्शनल में आपको सब्जेक्ट के तौर पे क्या सुन सकते हो, केमिस्ट्री। अगर आपको ये बहुत अच्छी आती है, अमूमन यहाँ क्या होता है, अमूमन अमूमन जो क्या होता है, ये सब्जेक्ट का खेल होता है। अगर आप उसमें जब तैयारी करना शुरू करते हो, तो आप जब जीएस पढ़ते हो तो जीएस के हर एक चीज में अलग अलग पॉलिटी पढ़ते हो, और इसके अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब पढ़ते हो। उनके सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये बोला जाता है कि आप ये सब्जेक्ट पढ़ तो रहे हो, क्या साथ साथ में क्या कर सकते हो, आप साथ साथ में ये कर सकते हो, इस सब्जेक्ट को ऑप्शनल में भी यही ले लो, ताकि दो बार नहीं पढ़ना पड़े, अलग से नहीं पढ़ना पड़े। ये अपने अपने विचारों पे बात होती है। अगर मुझसे कोई बोला चाहे, अगर मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर मजबूत है तो मैं अपने सब्जेक्ट के साथ ही आगे दौड़ूंगा, ना कि मैं उस सब्जेक्ट की लीग को छोड़ के दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ में जाऊंगा। लेकिन हर एक अपना अपना, मैं इसको कोई किसी पर थोप नहीं रहा हूं, अपना अपना विचार है। उसमें आप ये कह सकते हो कि मेरे पास ये चीजें जा रहा हूं, मैं उसी को मैं क्या ले लेता हूँ, एज ए सब्जेक्ट ऑप्शनल ले लेता हूँ, बहुत फायदा होगा। अगर मेरा माना जाए तो, अगर अच्छे सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स आपका मन लगता है फिजिक्स के अंदर, और आप फिजिक्स में जीते हो, और आपको यूपीएससी भी करना है, तो आपको ऑप्शनल में फिजिक्स ले लेना चाहिए, आपको बहुत कारगर साबित होगी। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसके साथ साथ एक और बात है, मैं आप इसके आगे भी बताऊंगा, एक ऐसी चीज जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। खैर, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनल के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में बात करते हैं, एग्रीकल्चर है, एनिमल है ना, हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी है ना, ये बहुत लोग यूज करते हैं। ठीक है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मेडिकल साइंस है, फिलोसफी है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आईआर है, और साइकोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और सोशोलॉजी है, और स्टैटिस्टिक्स है, और जियोलॉजी है, यानी जूलॉजी है। इनमें सारी चीजें आपको सब्जेक्ट दे दिया मैंने। और सारे सब्जेक्ट का मतलब होता है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, कोई मान लो इकोनॉमिक्स बढ़िया करके चला तो इकोनॉमिक्स लेके जाए, किसी की मैथ अच्छी है वो मैथ के साथ जाएगा, जिसके पास फिजिक्स अच्छी है वो फिजिक्स में जाएगा, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो केमिस्ट्री में जाएगा, जिसकी बोटनी अच्छी वो बोटनी में जाएगा, जिसकी जूलॉजी अच्छी वो जूलॉजी में जाएगा। यानी अलग अलग सब्जेक्ट है, खुली छूट दी है आपको, जो मन करे। आपने जो आपने बीए करी है, मास्टर्स कर रखी है, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप जा सकते हो इस ऑप्शनल में। ये ऑप्शनल चुनने का मौका होता है, वो बहुत ही समझदारी के साथ चुनना चाहिए, वो बहुत कारगर साबित होता है। क्योंकि जब बहुत सारे लोग उसको पेपर देते हैं तो आपका कंपटीशन हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। इन चीजों को लेके आप अपने अलग अलग मापदंड देखिए, आप किस तरह से दौड़ना चाहते हो, ये आपके विवेक पर होता है, ना कि मैं आपको उसमें बड़ा चढ़ा के बात बोलूंगा। चलिए, इसके साथ साथ में सब्जेक्ट में एक बात और बोली है क्या, इसमें एक अच्छा पेज बोला गया क्या, ये पेज ये है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट में आपके पास है, मान लीजिए बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है, कई दफा ऐसे लोगों को मैंने देखा है वहां पर, जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो अपने जैसे मैथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उन्होंने सोचा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को छोड़ के वो क्या करते हैं, अपने इसमें लिटरेचर सब्जेक्ट में आ जाते हैं। और लिटरेचर में सबसे ज्यादा मैंने लोगों को देखा, मैंने एक बैच बना हुआ देखा बहुत शानदार, जैसे मान लीजिए संस्कृत का बैच था। संस्कृत के बैच में पढ़ने वाले बच्चों की जो, उसमें एक बैच में मैंने 5 से 7 लोगों को यूपीएससी आईएएस बनते हुए देखा। उसने काम किया और बहुत ही कारगर साबित हुआ। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपके पास अगर आपके पास लिटरेचर है इस लैंग्वेज की, जैसे हिंदी है, गुजराती है, डोगरी है, बोडो है, मैथिली है, बंगाली है, आसामी है, कर्नाटका है, कोंकणी है,
इंग्लिश है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, तमिल, सिंधी, संथाली और पंजाबी। ऐसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लिटरेचर आपको आता है तो आप लिटरेचर भी उस ऑप्शनल में चूज कर सकते हो। तो ठीक है, दो पेपर किसके देने पड़ेंगे साहब? ये दो पेपर किसके देने पड़ेंगे? ऑप्शनल के। अगर ऑप्शनल के दो देते हैं तो इसका मतलब एक पेपर कितना होगा? 250 नंबर का। दो टोटल कितने होंगे? 500 नंबर के। ये लो 500 नंबर के आपके खुद के नंबर है। डन। ये 500 नंबर आपके आ गए। ये 500 नंबर का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले बात करते हैं एक पहले वाला। कौन से वाला? ऐसे वाला। ऐसे वाला कौन सा? 250 नंबर का। इसके बाद में ये कौन से आ गए? ये जीएस वाले आ गए साहब। जीएस वाला के साथ साथ में ये कौन सा आ गया? 250 नंबर के दो पेपर कौन से आएंगे? ये ऑप्शनल अभी बात कर रहे थे हम, इसी की बात कर रहे थे। ये ऑप्शनल आ गए। टोटल मिला के 250 प्लस 1000 प्लस 500 कितने हो गए? 1750। कितने हो गए? 1750 नंबर हो गए। अब आपके पास कितने नंबर होना चाहिए? अब आपको यह बोला जाता है अगर आप मेंस को पार करते हो, अगर मेंस को पार करते हो और आपके नंबर आ गए 750 प्लस, ठीक है, आपके नंबर 750 प्लस हो गए तो आपके चांसेस होते हैं उसमें किसमें? आपके इंटरव्यू कॉल होने में। आपके पास 750, 750, इसके साथ 750 के अलावा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान लीजिए प्लस माइनस, इतने नंबर आपके हो जाते हैं तो आप इंटरव्यू कॉल के लिए आ जाते हो। अगर ये नहीं होता तो इंटरव्यू कॉल के लिए आप क्या हो जाते हो? डिसमिसल हो जाते हो, आपको नहीं बुलाया जाता, इंटरव्यू कॉल ही नहीं होता। क्या याद रहेगा आपको? तो यानी कि अब बात करते हैं 1750 नंबर में से बात की जाए कितने नंबर के? 750। यानी कि आपके पास कितना टफ एग्जाम हो, चेकिंग होती होगी कि 1750 में से आपको 750 नंबर भी आते हैं तो आप इसको क्या करें? इंटरव्यू कॉल के लिए आप बुला लिया जाते हो, कॉल आपको बुला लिया जाता है। अब बात करते हैं साहब, ये तो ठीक है, हमें बुला लेंगे, ये पेपर हो चुका है, हम पास क्लियर कर लिए, 750 नंबर। ये इसका और पेज बताओ जो काम की चीज है। इसमें एक काम की चीज और बताता हूँ। यहाँ नंबर को गेन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर इस बार जो टॉप मतलब इसमें 1000 नंबर टोटल मिला के आ जाए किसके, तो इंटरव्यू के नंबर जोड़ के भी आपके 1000 नंबर से ऊपर हो जाते हो तो यकीन मान कर इसलिए आप ये टॉप कर जाते हो, एग्जाम टॉप कर जाते हो, टॉप। मेरी बात समझ रहे हो? यानी कि आपके टोटल मिला के नंबरों में से अगर आपके पास 1000 नंबर आ जाए तो आप एग्जाम को टॉप कर जाते हो। तो इसके लिए पेज क्या कहता है? 1750 में से आपने जितने अच्छे नंबर गेन किए, मान लीजिए आपका 900 नंबर आ गए इसमें। अब आपका इंटरव्यू हुआ, ठीक है, अब इंटरव्यू इंटरव्यू में आपके पास में कितने मिल गए? अगर 50 नंबर आते हैं तो 950 के मेरिट में इस बार 953 गई थी तो आप पार करने के चांसेस में आ जाते हो। इस इंटरव्यू में आपके पास मान लीजिए 70 नंबर देते हैं तो आप 970 पार हो गए। अगर मान लीजिए 900 नंबर है, आपके 100 नंबर इंटरव्यू में मिल जाते हैं तो आप 1000 हो जाते हो, आप टॉप मारने की कंडीशन में आ जाते हो। अगर आपके नंबर मान लीजिए इसके 900 सॉरी इसके नंबर आए मान लीजिए 800, पास तो हो गए आप, लेकिन अब इंटरव्यू में नंबर आपको 50 मिले तो आप कितने हो जाएंगे? 850, आप फेल हो गए सर। अगर मान लीजिए आपके पास 800 नंबर है, वो जोर लगा के भी आपको क्या करेगा? मान लीजिए 90 नंबर देता है तो 890 में करीबन आप फेल हो जाते हो, 900 में भी फेल हो जाते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए ये मेरिट है जो जाएगी आखिरकार, ओवरऑल कितनी मेरिट जाती है ये बहुत डिपेंड करता है। तो आपके पास ये जो नंबर होता है मेंस वाले, इसमें नंबर खींचने के चांस होते हैं, आपको खींचने चाहिए इसको अकॉर्डिंग आपकी, क्योंकि इंटरव्यू आपका जरूरी नहीं होता। कई बार हम कहते हैं मुझे इंटरव्यू में फेल हो गया, ये नहीं है मुमकिन यारो। इंटरव्यू में फेल का मतलब नहीं होता आपके मेंस में नंबर अच्छे हैं, आपके इंटरव्यू में कम आ जाए तो भी आप पार कर जाओगे इसको। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे सारे अब आप बात करते हैं किसकी? जिस नंबर की बात कर रहा हूं, जो नंबर 275 नंबर की बात हो रही है ना, 275 नंबर की बात हो रही है, वो किसकी होती है? इंटरव्यू की बात हो रही है। ठीक है, ये 275 नंबर की क्या बात हो रही है? इंटरव्यू की बात हो रही है। इंटरव्यू में आपको क्या करना होगा साहब? सबसे पहले यह पूछा क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में? जब मेरे पार हो ही जाएगा तो आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा, आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट को देखा जाएगा, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में से जो ऑप्शन आप चूज करते हो उस सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा। मैंने बोला ना, जब आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपके आपके डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। आप अपनी डिटेल में जाके आप क्या करते हो? जब भी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जिसको डाफ बोलते हैं, दास के अंदर से आप पूछा जाता है आपने बीएससी, आपने आपने बैकग्राउंड है आपका, तो आपने इसको क्यों चूज किया, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ रखा है। तो अब मैंने कहा जब आपकी सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होती है तो वो आपको बहुत तवज्जो देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा डाफ बेस्ड, डाफ का मतलब मैंने बोला ना, जो आपके डिटेल्ड, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है डिटेल्ड में कि आप ये करते हो, आपके अंदर ये चीजें हैं, आपने ये अवार्ड जीता है, आपने ये काम किया है, तो उसको देखते हुए उसको उसमें से पूछा जाता है कि आपने, मान लीजिए आपने बोला कि मैंने ओलंपिक में मैंने ऐसा ऐसा किया, तो आपको बोलेंगे ओलंपिक में क्यों गए थे, इधर छोड़ के क्यों आए, तो ये सब चीजें आपके ये डाफ का क्वेश्चन होते हैं। एथिक्स और इंटीग्रिटी के सवाल होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, जो मान लीजिए आप स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक मेवात में लड़ाई हो रही है, आप उसको किस नजरिए से देखते हो, इसके अंदर आप उसको, मतलब आपको लगता है कि पार्टी है, उसको कैसे मानते हैं, कि इसको मोनेटाइजेशन है, आपको क्या मानते हो, आप होते तो क्या करते। ये तमाम ऐसे ऐसे इश्यूज पर बात करते हैं जहां पर आपके थॉट्स को बहुत पेनी नजर से देखा जाता है, और इसी का नाम है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में आपके पास 275 नंबर के सबक होते हैं। इस 275 में जैसे जैसे आपके पास होते हैं, जैसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इन चीजों में बात कैसे करते हो, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपने आकलन करते हैं, और आकलन करके जो नंबर देते हैं उसी नंबर में से आपके ऐड होते हैं। तो टोटल मिला के कितना साहब हो गया, 250। ये टोटल मिला के ये 250 हो गया। 1750 नंबर तो ये हो गए, प्लस में 275 नंबर ये हो जाएंगे, तो टोटल मिला के कितने हो गए। इस बार की साल आ गई 2025। 2025 में से अगर आपके नंबर, मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके नंबर 950 क्रॉस कर जाते हैं, तो आप यकीन मानिए लगभग लगभग तय है कि आप उन 23 सर्विस में एक सर्विस के पास आपका अधिकार हो गया है। अब बात करते हैं इसमें जो टॉपर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, ठीक है, जो टॉपर होते हैं उनको उसकी चॉइस आपके पास, जो चॉइस फीलिंग होती है ना, वो आपको बढ़नी होती है। पहले से पहले तो आपको क्या होता था, प्री के दौरान नहीं होता था, जो मेंस हो जाता था उसके बाद चॉइस पूछी जाती थी। इस बार ऐसा हुआ है कि आप प्री के दौरान भी आपको चॉइस पूछी जाती है, आपकी पहली चॉइस क्या है, दूसरी क्या है। तो आप 23 में से 23 चॉइस भरते हो, उस चॉइस 23 में से चॉइस में जो आपके पास में क्या आएगा, आपकी रैंक आएगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा ऐसे। और उसका कैसे मिलता है, ऑर्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम, यानी जिसका सबसे ऊपर रैंक उसके ऊपर चॉइस, जिसके नीचे चॉइस नीचे चॉइस, सिंपल गणित है। ठीक है, ये टोटल आपको 2025 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं किसकी। इसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद करने चाहिए और समझ में आने चाहिए। क्या की पॉइंट्स है इसके, डेट्स। सबसे पहले बात करते हैं डेट्स, एग्जाम की बात करते हैं। जो आप सीएससी एग्जाम देते हो उसके लिए सबसे पहले डेट की बात करते हैं। अमूमन इसका जो फॉर्म आता है वो आता है किसमें, फैम में आता है, उसमें अप्लाई करोगे ऑनलाइन में। इसके बाद जून में उसका प्रीलिम्स होता है। कब होता है साहब, जून में प्रीलिम्स होता है। इसके अलावा सितंबर होता है, उसमें मेंस हो जाता है। सितंबर के बाद में इसका इंटरव्यू का कॉल आना शुरू हो जाता है। जब पास हो जाते हो, मेंस हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू की डेट्स आनी शुरू हो जाती है और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। क्लियर है। इसके अलावा बात करते हैं हम एज के बारे में, उम्र कितनी होगी, ये भी एक फैक्टर है। उम्र होती है, जनरल कैटेगरी होती है वो 21 साल से लेके 32 साल तक भरेंगे। कितने साल है भाई, 21 साल तो उसकी मिनिमम है, और 32 साल तक वो फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, राइट। इसके साथ साथ में क्या बोला है, ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं वो 21 साल से 35 साल तक। कितने, मैं लिख देता हूं 35। क्यों है 35, आपके पास 32 साल तो जनरल वाले हैं, 3 साल का उसके पास में क्या मिल जाएगा, ओबीसी का कोटा मिल जाता है, तो 35 ईयर हो जाता है, राइट। इसके एससी और एसटी होते हैं वो 37 साल तक भर सकते हैं। कितने साल तक, 37 साल तक। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी होते हैं, उनके लिए 42 ईयर तक वो भर सकते हैं। कितने, 42 ईयर तक। और जो डिफेंस के लोग होते हैं, डिफेंस के, वो 35 ईयर। जो जो मैंने आगे नंबर 32 के अलावा लिख रहा हूं, ये मान के चलिए उतना उसको क्या मिल रहा है, एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन को बहुत फायदा मिलता है, क्या, वो 37 साल तक उसका फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 37 साल तक वो कर सकते हैं। अब बात तो इतनी हो गई, लेकिन आपकी उम्र 21 साल से लेकर 37 साल अगर बात की जाए, तो क्या 17 अटेम्प्ट करेंगे, नहीं। अटेम्प्ट्स भी एक लिमिटेड ऑर्डर में होते हैं, जिसमें अटेम्प्ट्स में बात करता हूं मैं सबसे पहले। इसमें अगर हम अगला हमारा पॉइंट ही की पॉइंट में ये है अटेम्प्ट्स। तो जनरल होते हैं वो टोटल 6 अटेम्प्ट करते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 9 अटेम्प्ट मिलते हैं। जो एससी और एसटी होते हैं उसको अनलिमिटेड होते हैं। यानी अनलिमिटेड का मतलब ही एक थोड़ा सा इसमें समझिए बात। अनलिमिटेड का मतलब होता है, जैसे एससी कैटेगरी 37 साल तक है, तो आप 21 साल से अगर पेपर देना शुरू करते हो, तो 37 साल तक आप मान लीजिए 16 अटेम्प्ट दे सकते हो। ये 16 के 16 अटेम्प्ट देने के लिए कोई रोकेगा नहीं आपको। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी है, उसमें कितने, 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं।
यानी कि आपको इस तरह से अटेम्प्ट भी लिमिटेड होते हैं। सबसे कम होते हैं जनरल कैटेगरी को और सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं वो किसके, एससी और एसटी कैटेगरी को होते हैं। ठीक है, ये तो रही बात इस अटेम्प्ट की, इतने सारे अटेम्प्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं कट ऑफ की। अमूमन ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये अमूमन थोड़ी इसी के आजू बाजू रहती है, तो आप इसमें दिमाग में मैपिंग कर पाते हो। जो बिगिनर्स है उनके लिए ये मैपिंग हो पाती है कि भाई इतनी आपके पास मेरिट होती है तो क्या इतना इतना होगा काम। तो मैं आपको बता दूं, टोटल ओवरऑल जो फाइनल कट ऑफ होती है, क्या होती है, फाइनल कट ऑफ होती है, उसके बारे में हो रही है। फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी होता है वो 950 से लेके 960 के करीबन होता है। यानी अगर 900 950 अब ऊपर जाते हो तो आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ते, जितना जितना आता जाएगा उतना ही आपके पास बढ़िया होता जाएगा। ओबीसी कैटेगरी है वो ना 915 से लेके 925, यानी 900 इसमें भी बोल दिया गया है। ईडब्ल्यूएस है 920 से लेके 930, यानी 930, यानी यही बात यहीं पर आ गई है। एससी कैटेगरी है वो 890 से लेके 900 है, और एसटी कैटेगरी है सेम एज इट इज 800 से लेके 900 है। इन चीजों में ऐसे ही रहेगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, कैटेगरी की बात करूं तो आप जब 900 प्लस में नंबर आपको आना पड़ेगा, चाहे कोई ही कैटेगरी हो, कैसे भी कैटेगरी हो, आपको 900 प्लस में नंबर आते हैं आपके पूरे ओवरऑल, तो आपका नंबर आना, आगे जाके नंबर आने में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ये चीजें आगे आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ इन चीजों को। ये तो सब चीजें हो चुकी है, आपको जो बिगनर्स हैं उनके लिए जो जानना चाहिए जानने वाली चीजें वो सारी हो चुकी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक अच्छी बात मैं आपको और बता देता हूँ उसमें, कि अगर आप इन चीजों की तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास में कई ऑप्शन बचते हैं। आप जब 12th में होते हो तो अगर आप उसमें मानस बनाते हो तो उस ग्रेजुएशन की जो किताबें होती है वो किताबों को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ग्रेजुएशन वाली किताबों को उसमें। और इसके साथ साथ में आपने एनसीईआरटी, यानी कि आपको एक चीज बता देता हूं मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट होती है इसकी चीजों के लिए। बेस्ट क्यों होती है, अब सुनिए मेरी बात। आप सोचोगे सर एनसीईआरटी वाले ही सवाल आएंगे, तो मैं आपको जवाब देता हूं, नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड सवाल नहीं होते। एनसीईआरटी का एडवांस होता है। लेकिन हम अपना जब बेस तैयार करते हैं यूपीएससी के लिए, किसके लिए, यूपीएससी के लिए, तो एनसीईआरटी हमारे दिमाग और दिल में बैठी होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, समझी हुई होनी चाहिए। तब जाके जब वो पढ़ाई शुरू होती है जब एडवांस लेवल की, तब आप जल्दी ग्रैब कर पाते हो। अदरवाइज अमूमन कैसा होता है, अमूमन कैसा होता है मैं आपको चीज बता देता हूं। अमूमन क्या होता है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है या फिर वो कर रहा हुआ होता है, उस दौरान उसका जुनून इतना हावी होता है तो वो यहाँ घर वालों से पैसे लेते हैं। मान लीजिए कहीं मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिल्ली लिख देता हूँ, वो दिल्ली गया है और दिल्ली जाकर मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में या फिर कहीं और आप जहाँ रहते हो वैसे, आप जाते ही यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप चले जाते हो और बोलते हो एडमिशन कर दो, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। तो यकीन मानिए जो कोर्स आप पढ़ रहे हो ना, तो पहले दिन बाउंसरी बाउंसर जाएगी। आप पैसे तो जमा कर चुके हो, आपका फिर मानस भी टूटने लग जाता है। इसलिए मैं आपको हिदायत देता हूं, जब बिगिनर्स होते हैं, जब भी कभी जाओ तैयारी करने के लिए, तो आप पहले 6 महीने बैठ के एनसीईआरटी को घोट के पी जाइए। अगर आपने एनसीईआरटी को एकदम बिल्कुल पी लिया है, सब कुछ जान चुके हो, तो उसके बाद आपको उस दहलीज पर जाना चाहिए जहां यूपीएससी है। अदरवाइज उससे पहले अगर चले गए तो आपके वहां पर डिमोरलाइज तो होंगे होंगे, लेकिन मन में एक चीज ये भी रहेंगे कि इतना पैसा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए दिया है हमने, काश हम पहले पढ़ के आते। तो मैं ये काश का जो अलाश है ना, उसको मिटा देना चाहता हूं। आपको यही कहूंगा, जिनके सपने हैं यूपीएससी में पेपर देने के, उसको आप यकीन मानिए 6 मंथ, कितने में दे रहा हूं मैं, 6 मंथ टारगेट लेकर आपको एनसीईआरटी एक एक पेज रट लेनी चाहिए, समझ लेने चाहिए, जान लेनी चाहिए। राइट, ये तमाम सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपके साथ शेयर करी है, वो सारी की सारी है यूपीएससी की, सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। आप अगर इसमें सपना देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन मौका होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले से ही अपना बेस तैयार करना होगा और उसके लिए मानस भी तैयार करना होगा। ये इंफॉर्मेशन थी बहुत ही भारत के सबसे बड़े एग्जाम के बारे में। कुछ नई वीडियो के साथ में नए एग्जाम्स के बारे में फिर आपके साथ रूबरू होंगे। क्या पता हमारी एक पहल आपके सपनों को जगा दे और भारत के सर्वश्रेष्ठ पद के लिए आपको बैठने के लिए हिम्मत दे दे, हौसला दे दे और वो ज्ञान दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।